तो आंचल व्यापारियों को मिली है बड़ी राहत क्योंकि कल जीएसटी रिटर्न फाइल करने की डेट बढ़ा दी सरकार ने। जो सरप्लस भारतीय रिजर्व बैंक ने सरकार को दिया, आखिर क्या है इसे समझने की कोशिश कर लेते हैं। आरबीआई ने लाभांश और सरप्लस के रूप में सरकार को 1.76 लाख करोड़ रुपए देने का फैसला किया और ये जो रुपए हैं उसमें से 1,23,414 करोड़ रुपए 2018-19 के लिए सरप्लस हैं। 52,637 करोड़ रुपए संशोधित इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क के मुताबिक तय किए गए हैं और ये जो कमेटी है बिमल जालान कमेटी, उनकी सिफारिशों को मंजूरी मिली है जिसकी वजह से ये सरप्लस दिया जा रहा है। आरबीआई के अतिरिक्त रिजर्व को सरकार को स्थानांतरित करने के लिए इस समिति का गठन किया गया था और आरबीआई की ओर से सरप्लस ट्रांसफर किए जाने से केंद्र सरकार के पास अतिरिक्त पैसा आएगा। ये फायदे मैं आपको बता रही हूं और जिससे कि सरकार सार्वजनिक लोन चुकाने के साथ साथ बैंकों में पूंजी डालने की व्यवस्था कर पाएगी। साथ ही राजकोषीय घाटे को बढ़ाए बिना अर्थव्यवस्था को रफ्तार मिलेगी। ये अपने आप में बहुत बड़ा बूस्टर डोज है। आरबीआई अपने सरप्लस कैश को चरणबद्ध तरीके से 3 से 5 साल में सरकार को ट्रांसफर करेगा और इस चरणबद्ध तरीके से निजी क्षेत्र के जो बैंक है, सरकारी क्षेत्र के जो बैंक है, तो कैश इनफ्लो यानी कि लिक्विडिटी, तरलता, जिसकी जिक्र हमेशा से आरबीआई गवर्नर करते रहे हैं, उसको बढ़ाने में काफी मदद मिलेगी और डिमांड यानी कि जब हम मांग की बात करते हैं तो वो भी बढ़ेगी। लगातार इस बात की कोशिश की जाती है। तो हमारे साथ इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए खास मेहमान जुड़े हुए हैं स्टूडियो में। हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रोफेसर चरण सिंह जो कि सीईओ हैं इग्रो फाउंडेशन के। प्रोफेसर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस खास शो में। प्रोफेसर, सबसे पहला सवाल मेरा यही है कि जो इतना बड़ा बूस्टर डोज ये दिया गया है सरकार को आरबीआई द्वारा, कहीं ना कहीं सरकार को अतिरिक्त पैसा मिलेगा और दूसरी अहम चीज ये है कि जो बैंकों का वित्त पोषण है, आर्थिक व्यवस्था की रीढ़ माने जाते हैं बैंकिंग इंडस्ट्री, उनके वित्त पोषण के लिए अतिरिक्त पूंजी। ये काफ़ी अच्छी जमा राशि मिली है सरकार को। पर एक बात मैं कहना चाहूँगा कि रिजर्व बैंक हमारे अपने देश का जो सेंट्रल बैंक है, हर साल कुछ ना कुछ प्रॉफिट्स सरकार को देते आते रहते हैं। तो कभी 50,000 करोड़, कभी 60,000 करोड़, कभी 70,000 करोड़। ये एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस चलती रही और सिर्फ हमारे देश में नहीं चलती है। विदेशों के जो केंद्रीय सेंट्रल बैंक्स होते हैं, विदेशों में भी प्रॉफिट्स जो सेंट्रल बैंक्स बनाते हैं वो सरकार के साथ बांट देते हैं। अमेरिका में भी यही हाल है और विदेश के और कई देश में सेंट्रल बैंक्स में यही होता है। तो एग्जैक्टली उस चीज़ को निगाह रखते हुए तो ये एक अच्छी चीज़ है, पर एक परंपरा तौर पे चल रही है। इस पर क्या हुआ था कि दिसंबर 2018 में कुछ बात चली थी कि जो कैपिटल है और जो रिजर्व्स हैं रिजर्व बैंक के पास वो काफ़ी ज़्यादा हैं और जिस तरीके सरकार कुछ थोड़ी फाइनेंशियल सिचुएशन से गुजर रही थी, इतने ज़्यादा हम लोग प्रोग्राम्स कर रहे हैं, देश में इतना ज़्यादा प्रोग्रेस की बात हो रही है और फाइनेंशियल रिसोर्सेज हमेशा टाइट रहते हैं, तो क्या वो जितने रिजर्व्स लॉक करके रखे हुए हैं क्या उनको रिलीज़ किया जा सकता है। तो उस दौरान ये बिमल जालान कमेटी गठित की गई थी। उसमें मेंबर्स भी काफ़ी अच्छे तजुर्बे वाले थे। बिमल जालान साहब खुद रिजर्व बैंक के गवर्नर रहे हैं और मिनिस्ट्री में भी रहे हैं, तो दोनों पहलुओं को अच्छी तरह समझते हैं। तो वो सारी रिपोर्ट तो अभी हमने नहीं देखी है क्योंकि मेरे ख्याल पब्लिक डोमेन में नहीं आई है, पर जो कुछ आया है उसमें से समझ आया है कि जो कैपिटल फ्रेमवर्क है, जिस तरीके को रिजर्व बैंक का कैपिटल फ्रेमवर्क होना चाहिए और फिर सरप्लसेस जो जनरेट होते हैं बांट देने चाहिए सरकार के साथ, 3 से 5 साल में वो पूरे बांटे जाएंगे। तो उन्होंने उस चीज़ में कैपिटल फ्रेमवर्क के अंदर जो बात की कि 2 कंपोनेंट्स होंगे इस इकोनॉमिक कैपिटल के, एक रियलाइज्ड इक्विटी होगा, एक रिवैल्यूएशन बैलेंसेस होगा। रिवैल्यूएशन बैलेंसेस को टच नहीं किया जाएगा क्योंकि वो सेंसिटिव है। जहाँ तक रियलाइज्ड इक्विटी है उसमें से सारी चीज़ें जो रिजर्व्स बनाने हैं वो बनाए जाएंगे। अगर ये रिजर्व्स जो बने हुए हैं, ये रियलाइज्ड इक्विटी उससे ज़्यादा अमाउंट आ रहा है तो सारे का सारा ही सरकार को दे दिया जाएगा। तो इस साल एग्जैक्टली इसी तरीके हुआ है कि 1.23 लाख करोड़ जो आपने कहा है उसमें से कुछ तो पहले एडवांस डिविडेंड आ चुका था, और बाकी का जो है सो इस साल सारे का सारा सरकार को आ रहा है। करीबन 28,000 करोड़ का डिविडेंड ऑलरेडी दिया जा चुका है। लेकिन जब भी हम जो आरबीआई गवर्नर हैं उनको सुनते
हैं वो हमेशा से कहते हैं कि जो तरलता है, लिक्विडिटी बढ़ाना इस वक्त सरकार की प्राथमिकता में शामिल है, और ख़ास तौर पर क्रेडिट ऑफ टेक जिसकी बेहद अहम ज़रूरत है। क्या इस कदम से इन दोनों प्राथमिकताओं को गति मिलेगी? यस, इसमें कोई शक ही नहीं है। आपने खुद नोट किया है कि वित्त मंत्री जी ने पिछले हफ्ते कुछ अनाउंसमेंट्स भी किए हैं, कोई टैक्स कंसेशंस भी अनाउंस किए और कई नई स्कीम्स भी उन्होंने अनाउंस की हैं। यहाँ तक कहा है कि इस हफ्ते फिर या इससे अगले हफ्ते फिर वो कुछ ना कुछ स्कीम्स लेके आएंगे, ऑटोमोबाइल्स के लिए लाएंगे, हाउसिंग के लिए लाएंगे। इन सारी स्कीम्स के नीचे खर्चा तो होता ही है। अब क्योंकि इतना ज़्यादा प्रॉफिट या सरप्लस रिजर्व बैंक से आया है, काफ़ी ज़्यादा है। आप पिछले साल अगर देखें तो करीब 50,000 करोड़ सरकार को आया था, उससे पहले करीब 30,000 करोड़ आया था। इस साल 1.72 लाख करोड़ है, काफ़ी ज़्यादा अमाउंट है। तो सरकार ने भी जो स्कीम्स अनाउंस की थी उसमें उन्होंने कहा था कि हम 17,000 करोड़ जो बैंक्स को कैपिटलाइजेशन के लिए देना है बैंक्स को, उसको फ्रंट लोड करेंगे। तो उस सारी एक्सरसाइज में मुझे लगता है कि ये जो प्रॉफिट आया है काफ़ी फायदेमंद हो जाएगा। प्रोफेसर साहब, मैं आपको रोकना चाहूंगी। एक बहुत बड़ी खबर आ रही है कि, और वो खेल जगत से है, कि विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचने वाली पीवी सिंधु ने आज पीएम मोदी से मुलाकात की। पीएम मोदी ने उन्हें विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने पर बधाई दी। उन्होंने सिंधु से देश का गौरव बढ़ाने के लिए खुशी भी जताई। तो गौरवपूर्ण क्षण है भारत के लिए, जहां प्रधानमंत्री पीवी सिंधु से मुलाकात कर रहे हैं, और बेटी है तो मुमकिन है, ये साफ तौर पर। और प्रधानमंत्री ने इस बाबत ट्वीट भी किया है कि किस तरह से भारत के लिए ये गौरव का क्षण है, भारत की बेटी हैं और भारत के लिए गर्व की बात है पीवी सिंधु का ये चैंपियनशिप को जीत पाना। और वो खुशी साफ तौर पर दिखाई दे रही है, जिस तरह से खुद मेडल पहनाया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीवी सिंधु को। स्टार पीवी सिंधु हम कह सकते हैं। और चर्चा को वापस बढ़ाएंगे। हम लगातार आरबीआई को लेकर चर्चा कर रहे हैं, और जो अतिरिक्त पैसा यानी कि जो दिया जा रहा है सरप्लस के रूप में, प्रोफेसर चरण, किस तरह से इसको वेलफेयर स्टेट के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा? क्योंकि तमाम कई ऐसी स्कीम्स हैं प्रधानमंत्री की और सरकार की जो वेलफेयर से, सामाजिक कल्याण से जुड़ी हुई हैं। इस पैसे का इस्तेमाल अगर उसमें भी किया जाता है तो कहीं ना कहीं सरकार की जो प्राथमिकता है, जो प्रतिबद्धता है एज अ वेलफेयर स्टेट, ये उसको भी अंकित करता है। बिल्कुल ठीक है। सबसे पहले अहमियत तो मुझे इस चीज़ की है कि जो 17,000 करोड़ सरकार ने कहा था कल वित्त मंत्री जी ने पिछले हफ्ते कि हम लोग बैंकों को फ्रंट लोड करेंगे, तो कम से कम ये पैसा आने से उस टाइम पे सबके मन में एक विचार चल रहा था कि इतना पैसा कहाँ से, 17,000 करोड़ कहाँ से हम लोग फ्रंट लोड कर पाएंगे। ऑन द अदर हैंड आपने देखा होगा कि ये भी कहा गया था कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री और हाउसिंग इंडस्ट्री को भी कुछ हेल्प करने के लिए कुछ हो सकता है टैक्स कंसेशंस देने पड़े, और कुछ टैक्स कंसेशंस जो अनाउंस किए, टैक्स रेट्स जो अनाउंस किए गए थे बजट में, उनको भी विड्रॉ करने की बात हो रही थी। तो एक किस्म से अगर ये पैसा अभी सरकार के पास आ जाता है तो ये अगर यूज़ होना शुरू हो जाता है सरकार की स्कीम्स के अंदर, बैंकों के लिए या हाउसिंग के लिए या नेशनल हाउसिंग बैंक को देने के लिए, तो एक किस्म की लिक्विडिटी फ्लो होना शुरू हो जाएगा। जो आप भी कह रहे थे और गवर्नर ने भी 2-3 बार कहा था कि थोड़ी लिक्विडिटी टाइटनेस महसूस हो रही है और उसको हम लोगों ने एड्रेस करना है। ऑफकोर्स पिछले कुछ हफ्तों में तो सरप्लस चल रहा था, पर लिक्विडिटी की सिचुएशन नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी ने बार बार दोहराई थी। तो ये पैसा आने से वो जो टाइटनेस चल रही थी वो एकदम मुझे लगता है रिलैक्स होनी शुरू हो जाएगी। आप ठीक कह रहे हैं कि एक बार इतना जब पैसा हाथ में आ जाएगा, अगर 17,000 करोड़ उसमें से निकाल भी दें जो बैंकों को फ्रंट लोड करना है, और कुछ टैक्स कंसेशंस जो हम सोच रहे हैं कि ऑटोमोबाइल और नेशनल हाउसिंग बैंक को हाउसिंग के लिए, ये सब के लिए पैसा जरूरत पड़ेगी, फिर भी कुछ पैसा हमारे पास बच जाएगा। तो जो रिलीफ है, जो मनरेगा जैसी स्कीम्स हैं, जो सोशल सिक्योरिटी की स्कीम्स हैं, जो एक साल में हम लोग पैसे का इनकम फ्लो जब आता है फिर उधर सारा एलोकेट करते हैं, मुद्रा स्कीम्स हैं जो, उनके लिए ये पैसा काफी फायदेमंद होगा और एक किस्म का फ्लो कंट्री में शुरू हो जाएगा। बिल्कुल। प्रोफेसर चरण, आप इस खास शो के लिए आए, आपने अपने विचार इस मंच से साझा किए, बहुत बहुत शुक्रिया अपने विचारों को इस मंच से साझा करने के लिए।
और आर्थिक जगत में बढ़ते हैं खबरों में आगे। खाद्य नियामक फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने खाद्य पदार्थों के दान को बढ़ावा देने और बर्बादी घटाने के लिए नियम बनाए हैं। ये नियम 1 जुलाई 2020 से लागू होंगे। FSSAI खाद्य और किराना सामग्री के दान को बढ़ावा देना चाहता है ताकि जरूरतमंद लोगों को बांटा जा सके। तो आज व्यापार प्राइम में बस इतना ही। वापस चलते